Hey guys, this is Akanksha here. Welcome to all of you in Infotech Rehabilitation channel. Guys, आज फिर से हम आपके लेकर आ गए हैं हॉन्टेड स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, आज की हॉन्टेड स्टोरी का नाम है बरसात की रात। होपफुली गाइस आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आती तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम मोटिवेट होते हैं और नई नई स्टोरी सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो चलिए गाइस सुनते हैं हॉन्टेड स्टोरी। बट सुनने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए गाइस आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं और सुनते हैं हॉरर स्टोरी। चेतावनी, श्रोताओं से अनुरोध है इस सेगमेंट को अकेले में रात में सुने और कमजोर दिल वाले इस फाइल को ओपन भी ना करें। रात अकेली है, मुझे कहती है आके मेरे पास, कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए, एक हफ्ते के लिए बेटे के साथ मॉन्ट्रियल गई थी। अनिरुद्ध के स्कूल का एक कंपटीशन था जिसका फाइनल यहाँ पर होना था। सागर अभी भी आने वाले थे, परंतु एंड वक्त पर ऑफिस का एक प्रोजेक्ट आन पड़ा जिसके लिए उन्हें एक हफ्ते के लिए रशिया जाना पड़ा। अतः मुझे मजबूरन ऑफिस से छुट्टी लेकर खुद ड्राइव करके अनिरुद्ध को लेकर यहाँ आना पड़ा। मैं शहर के अंदर तो ड्राइव कर लेती हूँ, ऑफिस जो जाना होता है रोज। वैसे अमेरिका में ड्राइविंग जाने बिना आप बिल्कुल अपाहिजता महसूस करेंगे, लेकिन लॉन्ग ड्राइव पर अक्सर सागर ही चलाया करते हैं। मॉन्ट्रियल आते समय बेटे अनिरुद्ध के सहपाठी सैमुअल और उसकी मम्मा लेस्ली भी साथ आई थी। सैम भी उनके टीम में था। लेस्ली के साथ होने का फायदा ये हुआ कि उसने और हमने आधा आधा ड्राइव कर लिया, इसीलिए बातों बातों में सफर का कुछ पता ही नहीं चला। अक्टूबर का महीना अंत हो रहा था। चारों तरफ बड़ी ही मनोरम हेमंत ऋतु छाई हुई थी। यहाँ के लोग इसे पॉल कहा करते हैं। शीत ऋतु के आगमन से पहले वृक्षों के पत्ते झड़ जाने से पहले सुंदर लाल वर्ण धारण कर लेते हैं, कहीं लाल, कहीं पीले, कहीं नारंगी तो कहीं भूरे। पूरे के पूरे पेड़ इस समय इन्हीं रंगों से ढके होते हैं। लाल रंग की ही अधिकता रहती है इनमें। दूर से देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वृक्षों ने कोई लाल चादर ओढ़ रखी हो। कनाडा को मैकल पत्तों का देश कहा जाता है, अतः आपको इस जगह लाल चादर ओढ़े छोटे छोटे एप्पल की दर्शन हो जाएंगे। कंपटीशन के बाद हम दोनों माँ बेटों ने तय किया कि रोज रोज कनाडा तो आना होता ही नहीं है, फिर सागर भी इन दिनों घर पर नहीं है, तो क्यों ना थोड़ा मॉन्ट्रियल घूम लिया जाए। वैसे भी कल शनिवार है और सोमवार से पहले हमें ऑफिस या स्कूल ज्वाइन नहीं करना है, तो वीकेंड को हमने यहीं बिताने का निश्चय किया। लेस्ली और सैम को भी इनवाइट किया था, परंतु उन्हें घर जाने की जल्दी थी, इसलिए वो अपनी गाड़ी का बंदोबस्त करके प्रतियोगिता समापन के पश्चात शुक्रवार को ही निकल गए। शनिवार को मौसम बड़ा अच्छा था, सुंदर धूप निकली हुई थी। हालांकि दिन का जो तापमान था वो 2 डिग्री सेल्सियस था। लोग कह रहे थे कि जल्द ही बर्फबारी शुरू होने वाली है, परंतु हमें क्या, हमें तो अगले दिन ही यहाँ से निकल जाना था। हमने अच्छा मौसम देखा और दिन भर शहर घूमते रहे। मॉन्ट्रियल म्यूजियम ऑफ बाय नाइट, बर्फिकल गार्डन और बायोडोम देखने के बाद जमकर भूख लग रही थी। एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में जाकर हमने लंच किया। हम माँ बेटों ने घूम घूम कर काफी शॉपिंग भी की, लेकिन शाम से ही मौसम खराब होने लगा, इसीलिए हम जल्द ही होटल में लौट आए। कल भोर भोर निकलना था, करीब 8-9 बजे की लंबी ड्राइव थी, इसलिए हम डिनर करके जल्दी सो गए थे। सुबह जल्दी निकलना तो था, क्योंकि शाम होने से पहले मैं घर पहुंच जाना चाहती थी। आजकल सर्दियों में 4 बजते ही अंधेरा छाने लग जाया करता है।
परंतु आज सुबह बड़ी देर से मेरी आँख खुली। घड़ी में देखा तो 10 बज रहे थे। तपाक से बिस्तर से उठ बैठी। 7-8 बजे तक होटल से निकल जाने की सोची थी और अभी यहीं पर 10 बज गया है। ओह शिट, अभी ब्रेकफास्ट करते निकलते निकलते 11:30-12 तो आराम से बज जाएंगे। अनिरुद्ध मेरे से पहले जाग चुका था। वो खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर कुछ देख रहा था। हमारा होटल 402 नंबर हाईवे के पास था। शायद गाड़ियां देख रहा होगा। ऐसा सोचकर मैं पलंग से उतरी ही थी कि आवाज सुनकर अनिरुद्ध ने इधर देखा और खुशी से चहक कर बोला, मम्मा देखो स्नोफ्लेक्स। उसकी बातें सुनकर मैं भी पास गई। ओह माय गॉड, पूरी कायनात बर्फ की चादर ओढ़े हुई थी। वृक्ष सारे सफेद, सारी बिल्डिंगें सफेद, पार्किंग में खड़ी सभी गाड़ियां भी सफेद पड़ चुकी थी। मम्मा, लगता है रात भर काफी बर्फबारी हुई है यहाँ। अभी भी रुई के टुकड़ों के समान बर्फ के ओले आसमान से गिरे जा रहे थे। टीवी ऑन किया तो दिन भर मौसम खराब रहने का ब्रॉडकास्ट आ रहा था। न्यूज रीडर मौसम की ऐसी खराब हालत में बिना वजह घर से न निकलने की हिदायत दे रहे थे। अनुमान यह है कि मौसम का ये हाल अभी कुछ दिन और बना रहेगा। बर्फबारी का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद एक बार फिर कई फीट मोटी बर्फ की चादर जम गई। नेशनल हाईवे पर दूर दूर तक केवल बर्फ दिखाई दे रही है। ट्रकों के आगे खास तरह की मशीन लगाकर बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। बर्फ की परत इतनी मोटी है कि रास्ते खोलना सरकारी एजेंसियों के लिए मुसीबत बन गया। धत तेरी की, कल ही निकल जाते तो अच्छा था। ना हम शहर घूमने के लिए रुकते। बड़ी बेवकूफी की। मन ही मन झिलझिलाने लगी थी कि सागर का मॉस्को से फोन आ गया। अरे अनीता, तुम लोग अभी होटल में ही हो? टीवी में बताया जा रहा है कि आज मॉन्ट्रियल का मौसम बहुत खराब रहेगा। जल्दी से निकलो और 4 बजे से पहले बॉर्डर पार कर जाओ। हाँ ठीक है, तुरंत निकलते हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए भी होटल से चेकआउट करने में पूरे 1 घंटा लग गया। हमें अमेरिका जाना है सुनकर लोग हमारे सफर के लिए शुभकामनाएं देने लगे। होटल में अनिरुद्ध से कहा, संभल कर जाना बेटा, मौसम आज बहुत खराब है। शांत रहना और प्रार्थना करना। सचमुच आज का मौसम बहुत भयंकर था। होटल छोड़ने के आधे घंटे के बाद ही अंधेरा छाने लग गया था। तेज तेज बर्फ के गोले गिर रहे थे। बर्फ के गोले बिल्कुल गाड़ी के समानांतर रेखा में गिर रहे थे, मानो कि वो हमारे आगे आगे चलना चाहते हों। एक हाथ की दूरी पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आगे सड़क तय करने के लिए गाड़ी की हेडलाइट का ही भरोसा था और दिशा निर्णय के लिए जीपीएस के अलावा और कोई चारा ना था। एक हाथ की दूरी पर आगे सड़क है अथवा खाई, कुछ भी खाली आंखों से देखकर पता नहीं चल पा रहा था। जीपीएस जहां हमें मुड़ने को कहता, हम वहीं मुड़ जाते थे। तकरीबन 3 घंटा ड्राइव करने के बाद हम चाय के लिए एक जगह पर रुके। मौसम अब भी काफी खराब था। घर कब पहुंच पाएंगे ये मालूम ना था। जीपीएस अमेरिका का बॉर्डर अब भी 2.5 घंटे की दूरी पर दिखा रहा था। अगर रास्ता खराब हुआ तो इससे भी ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए हमने कुछ स्नैक्स और पानी की बोतलें खरीद ली। 2 घंटे चलने के बाद एक जगह पर पहुंचकर जीपीएस सिग्नल ने काम करना बंद कर दिया। अब तक चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। हम राजमार्ग पर धीरे धीरे चले जा रहे थे। अंधेरा इस तरह था कि आसपास कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। अनिरुद्ध डर के मारे चुप हो गया था। मैंने तब निश्चय किया कि अंधेरी रात में आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कहीं पर रात भर के लिए रुक जाना ही सही होगा। आनी बेटा, देखो कोई आसपास कोई होटल या गेस्ट हाउस है क्या? मैंने सामने से नजर हटाए बिना ही उससे पूछा। कैसे देखूं मम्मी, नेटवर्क तो है ही नहीं। अरे कुछ देर पहले तो तुम कह रहे थे कि रेस्ट हाउस है पास में कोई, याद है वो कुछ कितनी दूर पर था? रोड साइन भी नहीं दिख रहा है कोई। अरे नेटवर्क वापस आ गया। हाँ मम्मा,
आधे घंटे की ड्राइव पर बाई तरफ एक रेस्ट हाउस है। मम्मा आगे देखना, संभल कर। अनिरुद्ध के चीखने से मैंने झटपट ब्रेक लगा दिया। गाड़ी का इंजन एक अजीब सी आवाज निकालकर शांत हो गया। सामने सुनसान सड़क पर एक 17-18 वर्ष की लड़की लिफ्ट के लिए हाथ दिखा रही थी और वो अभी अभी मेरी गाड़ी के नीचे आते बची थी। हे ईश्वर, ऐसी तूफानी रात में लड़की कहाँ से आई? मैंने शीशा नीचे किया तो वो लड़की मेरे पास आकर बोली, उसे सामने के रेस्ट हाउस तक जाना है जो यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट की ड्राइव पर है। अगर लिफ्ट मिल जाए तो वो हमेशा मेरी शुक्रगुजार रहेगी। मैंने उससे पूछा, और कौन है साथ में? उत्तर में उसने कहा कि वो अकेली ही है। उस रेस्ट हाउस के केयर टेकर की बेटी है, वहीं रहती है और अपना नाम बताया, रानी। एक पल के लिए मैं सोचने लगी, क्या पता लड़की सच बोल रही है या नहीं, कहीं गैंगस्टर हुई तो? फिर भी उस अकेली लड़की को इस तूफानी रात में अकेला छोड़ देना सही नहीं लगा। रेस्ट हाउस का नाम सुनकर एक आशा जगी कि शायद वहाँ रात को रुकने के लिए मिल जाए और मैंने उसे गाड़ी में बिठा लिया। रानी भी राह दिखाती हुई रेस्ट हाउस ले चली। जीपीएस सिस्टम फिर से डाउन हो चुका था। रानी काफी मिलनसार लड़की निकली। उसने बताया कि वो सुबह सहेली के घर पढ़ाई करने गई थी, परंतु वापस आते समय उसकी गाड़ी बिगड़ गई, इसलिए उसे सड़क पर ही छोड़कर वो लिफ्ट मांगने के लिए खड़ी थी। हमने थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे खड़ी उसकी गाड़ी को भी देखा, तब उस पर से हमारा शक दूर हो गया। रानी ने हमसे पूछा कि हमें कहाँ तक जाना है। अमेरिका सुनकर वो बोली कि आज रात को वहाँ ना जाएं, मौसम और बिगड़ने का अंदेशा है। सच ही कह रही थी वो। अब तक बिजलियाँ भी कड़कने लग गई थी। बर्फ की बारिश तो सुबह से लगातार हुई जा रही थी। रात को भयंकर तूफान आने का अब मुझे भी अंदेशा लग रहा था। अब हम रेस्ट हाउस पहुँच चुके थे। रेस्ट हाउस में हल्की सी रोशनी जल रही थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। दूर से ये रेस्ट हाउस नजर भी न आता था। शुक्र है कि हमें रानी मिल गई थी, वरना इस रेस्ट हाउस को ढूंढ पाना नामुमकिन था। रानी ने अपने पापा मिस्टर रवि से हमारा परिचय कराया। रवि और उनकी बेटी दोनों ने लिफ्ट देने के लिए कई बार धन्यवाद दिया और एक रात के लिए उनके इस रेस्ट हाउस का अतिथि बनने का अनुरोध किया। हम और क्या करते, आगे जाना मुश्किल था। बाहर भी एक दूसरे की आवाज़ भी साफ सुनाई नहीं पड़ रही थी, लिहाजा हम अंदर आ गए और हमने रात में वहीं रुकने का फैसला ले लिया। रेस्ट हाउस पुराने जमाने का था। रख रखाव के अभाव में थोड़ा टूट फूट गया था और इस समय पूरा खाली था। पूछने पर मिस्टर रवि ने बताया कि गर्मियों के समय काफी लोग इधर आते हैं, परंतु इस समय यहाँ कोई गेस्ट मुश्किल से ही मिलता है। फिलहाल हम काफी थके हुए थे, इसलिए चिकन सूप और सैंडविच खाकर बेड पर लुढ़क गए। बेड बड़ा आरामदायक था। कमरे में फर्नीचर नाम मात्र को ही था। एक डबल बेड, कोने में एक क्लोसेट, एक मात्र चेयर और छोटा सा टेबल। मम्मा, लगता है ये कमरा काफी समय से बंद पड़ा था। देखो कुर्सी पर धूल जमी हुई है। लेटे लेटे अनिरुद्ध ने मुझसे कहा। नींद से तब तक मेरी आंखें बंद होने लगी थी। किसी तरह मैंने उससे कहा, बेटा सो जाओ, सिर्फ रात भर का ही मामला है, भोर होते ही निकल लेंगे। सुबह जब आँख खुली तो मौसम साफ हो गया था। सुंदर धूप निकल आई थी। हालांकि तापमान अब भी माइनस पर था। बाहर का नज़ारा देखते ही मन खुशी से झूम उठा। ये रेस्ट हाउस घने जंगल के बीच था। चारों तरफ प्रकृति अपनी सुंदर छटा बिखेरी हुई थी। नहा धोकर साथ लाए हुए स्नैक्स से ब्रेकफास्ट करके जब हम रवाना होने को तैयार हुए तो पिता पुत्री में से किसी का भी दर्शन ना मिला। जीपीएस अब भी नदारद था। हम जल्द ही इस जंगल से बाहर निकल जाना चाहते थे। हमने उन दोनों को काफी ढूंढा, नाम लेके पुकारा भी उनको कई बार, पर वे कहीं ना मिले। इधर हम दोनों को देर हो रही थी तो हमने उन दोनों के लिए थैंक यू नोट लिखा और गाड़ी से निकल पड़े, परंतु किस तरफ जाना था हमें ये पता नहीं चल पा रहा था। रात तो रानी रास्ता दिखा करके ले आई थी। आधे घंटे के बाद मुख्य सड़क पर
एक छोटा सा गैस स्टेशन दिखा। गाड़ी का गैस भी कम हो चुका था। सो वहाँ रुककर गैस भराने के बाद जब हमने दुकानदार को पैसे थमाते हुए दिशा निर्देश पूछा तो बातों बातों में दुकानदार पूछ बैठा कि हम यहाँ कहाँ से आए थे। रेस्ट हाउस सुनकर वो 1 मिनट तक हमें देखता रहा, फिर हमारे हाथों में चेंज पैसे देता हुआ बोला, दैट हाउस इज हॉन्टेड। वर्षों बाद आज भी जब बरसात की उस रात को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे उस लड़की ने उस भयंकर तूफानी रात को हमारी जान बचाई थी, हमें रात भर के लिए शरण दिलाई थी। भूत प्रेत पर विश्वास न होते हुए भी उस घटना को मैं आजीवन नहीं भूल पाऊंगी। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? होपफुली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ 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 गाइस हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है कि जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट करके बता सकती हैं। मिलेंगे गाइस नई इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।